चलिए भाई, आवाज आ रही है। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। ये हमारा आज सेकेंड पार्ट। हमने इससे पहले एक पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। आज भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। शुरू किया जाए। आप पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया लगेगा, अदरवाइज नहीं मजा। तो जो पढ़ा है उसी को अच्छा लगेगा ये लेक्चर, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए भाई, पढ़िए अच्छे से। क्या कह रहा है? व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेस आर इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट। कह रहा है किसी मेटल प्लेट पे अल्ट्रा वायलेट रेस क्या हो रही है आके? अल्ट्रा वायलेट रेस आके टकरा रही है, ठीक है। मान लो ये कोई मेटल प्लेट है, इस पे आके क्या टकरा रही है? अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है। इस पे आके टक्कर ले रही है अल्ट्रा वायलेट। कह रहा है उसमें क्या कह रहा है? देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अगर। कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ ही नहीं। मतलब ये कुछ एनर्जी से टकराई होगी है, इसकी कुछ एनर्जी होगी, एच न्यू एनर्जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होना था वो नहीं हुआ। कह रहा है इट अकर्स बाय द इंसिडेंट ऑफ। कह रहा है तो किस से ये हो जाएगा? रेडियो वेव से, इंफ्रारेड से, एक्स रे से, ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलो, हमने क्या पढ़ा है भाई? क्या होता है गामा? एक्स यूवी। एक्स यूवी ना, यही ना शॉर्टकट? एक्स यूवी आई एम आर ना, एक्स यूवी आई स्टार्टिंग में गामा हो। किससे इमिशन नहीं हुआ? अल्ट्रा वायलेट से, मतलब इससे इमिशन हुआ ही नहीं। इस वाली लाइट से आपका इमिशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमें पता है इस डायरेक्शन में जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी घटती है। इसका मतलब इधर जाने पे एनर्जी घट रही होती है, जिसका मतलब है कि उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब हमें इस पे कोलिजन करवाने के लिए अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी दो के पास है, या तो एक्स रेज या तो गामा रेज। इनकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा है, क्योंकि इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी घटती है, वेवलेंथ बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी घटना चालू हो जाएगी। तो हमें इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, रेस चाहिए। तो कौन सी है भाई? एक्स रेज और गामा रेज। देखो कहाँ है भाई? पहला ही ऑप्शन देखो क्या है। पहला ही ऑप्शन आपका दिया हुआ एक्स रेज। इसका मतलब है कि एक्स रेज से वो हो जाएगा। रेडियो वेव तो इतना और ही खराब है। रेडियो वेव की तो एकदम ही फ्रीक्वेंसी से तो होना ही नहीं है। जब अल्ट्रा वायलेट से नहीं हुआ तो ना विजिबल से होगा, ना इंफ्रा से होगा, ना माइक्रो से होगा, ना रेडियो वेव से होगा। किसी से नहीं होगा। इसका मतलब होगा किससे? या तो एक्स से हो सकता है या तो गामा से हो सकता है। ठीक है, समझ गए? हम्म, आगे बढ़ जाए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आप। चलो बताओ क्या हो। चलो बताओ ये क्या होगा। क्या कह रहा है? पढ़ो क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। सही बात है, इसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। पहला तो करेक्ट। तेरा डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। नहीं, इंटेंसिटी के तो इंडिपेंडेंट होते हैं। डिपेंड्स बोथ ऑन द इंटेंसिटी, नहीं इंटेंसिटी भी तो इंडिपेंडेंट। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल यूज। हाँ सही बात। मेटल का नेचर, वर्क फंक्शन कम ज्यादा होगा तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन पे आ गया। कह रहे पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल नहीं। पहला इसमें है ही नहीं।
दूसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंटेंसिटी वाला मसला है। दो सेकंड 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 इसी में था, ऑप्शन मिल गया था यहीं पे आपका। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर्थ है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इंटेंसिटी पे थोड़ी डिपेंड करता है। इंटेंसिटी पे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है ये। कह रहा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया है किसमें? टू न्यूक्लियर पार्ट्स में। विच हैव देयर वेलोसिटी इन द रेशियो 2:1। कह रहा है उनकी वेलोसिटी किस रेशियो में? 2:1 में। तो रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज का मतलब आर का रेशियो पूछ रहा है, मतलब R1/R2। तो तुमने पढ़ा है रेडियस साइज क्या होती है? उसके मास का वन प्रोपोर्शनल होती है 1/3। हमसे कह रहा है कि हैव देयर वेलोसिटीज, वेलोसिटी दिया हुआ है कितना? 2:1। हमें पता है मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि न्यूक्लियस खुद ही डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी कॉज कर रही है उसमें। इसका मतलब है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा मतलब मोमेंटम कंजर्व। क्या करते हैं? कुछ नहीं, m1v1 इक्वल टू m2v2 करते हैं। ठीक, करेक्ट। अब क्या होगा? मास का रेशियो यहाँ से आ जाएगा m1/m2। क्या आएगा भाई? m2 डिनोमिनेटर में आ गया तो v2/v1। और हमें क्वेश्चन में v1/v2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये जो रेशियो है एक्चुअल में ये v1:v2, मतलब ये v1:v2 दिया है। और हमें क्या चाहिए? R1/R2 जो प्रोपोर्शन होगा वो किसके होगा भाई? मास के डायरेक्ट होगी, m1/m2 की पावर 1/3। m1/m2 क्या है यहाँ से? m1/m2 है v2/v1, तो v2/v1 टू दी पावर 1/3। ये v1/v2 है तो v2/v1 इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो 2:1 कितना हो जाएगा? 1:2 और पावर 1/3। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर क्या होगी भाई? 2 की पावर 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर। हमारा आंसर किधर है भाई? हमारा फाइनल आंसर है ये, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो अगला क्वेश्चन ये। फिर एक अल्फा पार्टिकल है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी strikes with the nucleus of uranium at at an scattering angle। कह रहा है कोई न्यूक्लियस है यूरेनियम का, तो कह रहा है इससे टकरा रहा है कौन? एक अल्फा पार्टिकल। कौन टकरा रहा है भाई इससे? एट ए स्कैटरिंग एंगल कितना है भाई? 180 डिग्री। द नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू विच रीचेस द न्यूक्लियस विल बी। ये इधर की तरफ आ रहा है तो क्या लग रहा है? हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या पूछा है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हो? क्या फार्मूला है भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का? एनर्जी क्या लिखोगे? क्या होती है? 1/4 पाई Q1 Q2/R। ये फार्मूला पढ़ते हो? तो नियरेस्ट डिस्टेंस रीचेस द न्यूक्लियस। कह रहा है इसके न्यूक्लियस के, अगर ये न्यूक्लियस है तो हमसे पूछा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ जहां पे अल्फा पार्टिकल रीच करेगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये क्या होता है? ये रेडी, और ये है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का कितना होता है भाई? 2 ही चार्ज होता है, सबको पता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एनर्जी क्वेश्चन पे की वैल्यू कितनी एनर्जी है भाई? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में लिख रहे हैं, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पूरा जूल में हो गया। मेगा का मतलब 10 की पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब हमें इक्वल करना पड़ेगा। क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। कितना होता है भाई? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है? 2e।
ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको पता है न्यूक्लियस का चार्ज कितना लिया जाता है जेड इंटू ई। एक प्रोटॉन जेड का मतलब यूरेनियम है, यूरेनियम का कितना होता है भाई 92 इंटू ई। ई कितना होगा, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर तो 92 ही होता है। अपॉन क्या आ गया, आर आ गया। ये फाइनल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट और आर डिस्टेंस पे हो जाके रुक गया। तो यहाँ से आपको आर फाइंड करना, तो क्या लग रहा है, ये तो एक एक हटा दो पहले खुद से। अब आर उधर करो, बाकी दो करो। जैसे ये 10⁻6 है, ये 10⁻9 है, इसको 3 कर दो। आर ले जाओ उधर, आर ले गए उधर। इधर है -19 से 3 निकाल दो, कितना बचा भाई 10⁻16 आ गया। ठीक, ये बहुत सारी वैल्यू है, देखो ये 5 है, ये 9 18, 18 हुआ। और ये है 92 इंटू 1.6, देख रहे हो 92 इंटू 1.6 कौन 5 है, वो 5 इधर आ गया और उधर 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 0.3 अप्रोक्स में ले लिया मैंने। कितना ये 3 टू ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 27.6 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6। ये मीटर में, ध्यान देना ये मीटर में आया। आपको क्या लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये -16 ऑप्शन किस में दिया है, सेंटीमीटर। किस में दिया है भाई, अगर मैं इसको अभी रहने दूं, इसी को सेंटीमीटर बना दूं, तो कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10⁻⁻14 हो जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस थोड़ा और क्यों होगा, क्योंकि नंबर आएगा ना कुछ। तो कितना आ रहा है, 18 6 108, 8 आया, 6 आया। कितना आ रहा है भाई, कुछ ऐसा आ रहा है इंटू 10⁻⁻14 सेंटीमीटर। तो क्या लग रहा है ये आ रहा है, मुझे लग रहा है 3.9 इंटू 10 इसी के आसपास। देखो तो मतलब मुझे सिर्फ पावर ली गई, तो पावर कौन सी है भाई, ऑर्डर पूछा, ऑर्डर तो ऑर्डर तो यही है -12 का। ऑर्डर क्या है, तो ये क्वेश्चन था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, एनर्जी को उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना। प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, न्यूक्लियस का चार्ज जेड इंटू लिया जाता है, अब जो भी न्यूक्लियस। चलो अगला क्वेश्चन आगे बढ़ो, चलो इसका बताओ। There are figure shows the graph when the stopping potential is plotted against the frequency for two metals, potassium and beryllium। चलो ये ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ में आपने पढ़ा है ईवीएस क्या होता है भाई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही ना। तो यहाँ से वीएस आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ जाएगा एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई, ये हमारा y है और ये mx है और ये c है। इससे आप कंपेयर कर लें, इसी से तो आप कंपेयर करते हैं, ये किस फॉर्मेट की इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की। अब यहाँ से देखो स्लोप क्या है, ये आपका स्लोप है, स्लोप है h बाई एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो स्लोप तो नहीं बदलता, सबको पता है कि स्लोप तो कांस्टेंट रहता है, कुछ भी हो, θ1 बाई θ2 जो होता है वो h बाई ई होता है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होता तो बस स्लोप में एच रहता, ई नहीं आता ना, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को ईवीएस लिखते हैं ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी रहता तो ई नहीं आता, तो डिनोमिनेटर ये जो डिवाइड में ई आया वो नहीं रहता, सिर्फ एच रहता स्लोप में, वो भी कांस्टेंट रहता। तो हमारा इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, निगेटिव, तभी तो ग्राफ नीचे जा रहा है, क्योंकि इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है। देखो इसका इंटरसेप्ट इधर कहीं यहाँ पे आके कट कर रहा है, ये इंटरसेप्ट है ये, और इसका इंटरसेप्ट ये है यहाँ से लेके यहाँ। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी, एक बेरिलियम है, ये पोटेशियम है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो बेरिलियम की ज्यादा है। हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से क्या होते हैं,
इनवर्स होते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बेरिलियम की साथ। इसका मतलब है कि वेवलेंथ क्या होगी, ये तो है ही नहीं, ये दोनों तो होंगे। कह रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पोटेशियम का ज्यादा होगा, सही बात है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जस्ट इनवर्स होगी। स्लोप तो बराबर है। ठीक है, नीचे गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और बेरिलियम इज लार्जर, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ पोटेशियम की ज्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। आगे बढ़ जाए। चलो, कह रहे हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब इंक्रीज करते हैं, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। करेक्ट, इंटेंसिटी का कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा दें। बताओ इंटेंसिटी क्या हो। इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा फोटॉन आके टकराने लगे, जितने ज्यादा फोटॉन टकराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट होंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि नंबर ऑफ, ये ऑप्शन है चौथा। जितने इंटेंसिटी बढ़ा दो, फोटॉन धड़ाधड़ आके टकराने लगे तो उतने इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। हमें पता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट पर सेकंड फ्रॉम द सरफेस इंक्रीज करेगा जब इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। चलो आगे बढ़ जाओ। कह रहा है इंटेंसिटी बढ़ जाए। अभी तो पढ़े, पिछला ही क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बढ़ जाए। अब इंटेंसिटी जब बढ़ाओगे तो जब मेटल पे आके टकरा रहे तो ज्यादा फोटॉन टकरा रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज का ज्यादा फ्लो होगा। तो चार्ज का ज्यादा फ्लो होगा तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी। ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल बताओ। अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेल है टेक्स प्लेस होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है भाई, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ऑप्टिकल चली जाती है किस में, ऑप्टिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल, यही ना। मैग्नेटिक नहीं, मैकेनिकल नहीं, केमिकल नहीं। तो बचा क्या फिर हमारा, ये है ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल, ये तो आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ हाइट h, डी ब्रोगली वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को किसी h हाइट से ड्रॉप कराओगे, मतलब फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो कितनी वेलोसिटी होती है उसकी, √2 gh, यही होती है। हमसे पूछ रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h/m, यही ना। h/m और v कितना है, ये वेलोसिटी ये लेनी, √2 gh। तो हमें हाइट से मतलब है, सिर्फ बाकी चीज छोड़ दो। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √h के, 1/में है ना। और √h क्या होता है, h की पावर हाफ। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो भाई, कंसिडर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईच इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी नॉट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस केप्ट इन इवैक्यूएटेड चैम्बर। मतलब एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा गया। किसी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की बीम क्या हो रहा है उस पे आके टक्कर दे रहा है। अब ऑप्शन दिया हुआ, तो क्या हो, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, ओनली फोटॉन्स कैन इमिट इलेक्ट्रॉन। ये बात गलत है, सिर्फ फोटॉन थोड़ी इमिट कर सकते हैं लोग। ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी तो एनर्जी है, ये भी हो सकता है टकराएंगे। तो हमें जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो इनके पास भी तो एनर्जी दी हो ना, ई नॉट। ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड बट ऑल विथ एन एनर्जी, सारे इलेक्ट्रॉन ई नॉट से निकलेंगे क्या, ऐसा ही बात है, क्या लगता है आपको?
ये तो तभी पॉसिबल है कि जब वो क्वेश्चन में कहा जाए कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तब ये हो सकता है। ऐसा तो कुछ बोला नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड विद एनी एनर्जी विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट माइनस 5। कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कह रहा है वो ई नॉट माइनस 5। 5 क्या है? वर्क फंक्शन। उसका कहना ये है कि जो इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहे हैं, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो जब निकलेगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो ई नॉट माइनस 5, मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकलता है कि जो उसका वर्क फंक्शन है उतनी एनर्जी उसको निकालने में चली जाएगी, जो बच जाएगी वही उसकी एनर्जी होगी। ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड विद एनी एनर्जी विद द मैक्सिमम ऑफ ई नॉट। सही, ये एकदम करेक्ट। सोचो क्यों करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, वो किसी भी एनर्जी का निकल सकता है, हमें नहीं पता कितनी एनर्जी का निकलेगा। वो डिपेंड करता है, अगर एनर्जी ई नॉट की आगे टकरा रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई नॉट की टकरा रही है और वो एनर्जी ई नॉट लेके कब निकलेगा, कब ऐसा पॉसिबल है कि उस पर टकराई ई नॉट की एनर्जी और निकला ई, ऐसा कब होगा? ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब कोलिजन कैसा हो। क्या पढ़े भाई? जब कोलिजन अगर इलास्टिक हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए, तो जितनी एनर्जी से टकराएगा उतनी ही वो लेके जाएगा। इसका मतलब है ये कि अगर लिखा है ना विद अ मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे लिखा है कैन बी इमिटेड विद एनी एनर्जी, वो निकल सकता है किसी भी एनर्जी से विद, लेकिन मैक्सिमम तब होगी जब उसका कोलिजन इलास्टिक हो जाएगा। ये पॉसिबल है, मतलब जो उसकी एनर्जी होगी वो ई नॉट भी हो सकती है, ई नॉट से कम भी हो सकती है अगर कुछ एनर्जी का लॉस हो गया। इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो ई नॉट से निकल जाएगा, अगर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो ई नॉट से कम रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। मेरे इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन द टारगेट एंड इन एन एक्स-रे ट्यूब कट ऑफ वेवलेंथ। बताओ एनर्जी क्या होती है, एक्स-रे ट्यूब में क्या निकालते हैं? एच सी बाई लैब। पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है, नहीं तो एनर्जी को हम ईवी भी लिखते हैं ना, या ईवीएस भी लिख लो ना। ये भी न्यूमेरिकल अगर आया तो इसको यहाँ पे यूज किया जाए, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं। कह रहे इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ। बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है भाई? एच अपॉन एम ये होती है। फॉल कर रहा है टारगेट पे एक्सरे ट्यूब पे, तो कह रहा है कट ऑफ वेवलेंथ बताओ। कट ऑफ वेवलेंथ है ये है कट ऑफ वेवलेंथ। किसकी कट ऑफ वेवलेंथ? इमिटेड एक्सरे की, मतलब ये वाला एक्सरे का। अब बताओ हमें एनर्जी लाना है यहाँ। एनर्जी यहाँ पे कैसे बनती है बताओ? ये फार्मूला डी ब्रोगली का कितने तरीके से लिखा जाता है? एनर्जी का फार्मूला क्या है भाई? 2 m e ना, मोमेंटम को हटा दो एनर्जी के फॉर्म में। फिर भाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ो? काइनेटिक एनर्जी का पी स्क्वायर बाई 2m ना। एम वी पी ही तो है मोमेंटम, तो पी क्या होगा? √2 m e। तो एनर्जी को बाद में क्यू इंटू वी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एनर्जी को आप चार्ज इंटू पोटेंशियल भी लिख सकते हो। तो लैम्डा और पोटेंशियल अगर आप पूछ सकते हो, हाइपरबोलिक की तरह दिखेगा लेकिन हाइपरबोलिक होगा नहीं, रूट के है ना। तो बताओ क्या होगा? यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकालूंगा और ले जाके इसको यहाँ पे रखूंगा तो रिलेशन आएगा। बताओ स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करो? मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। यहाँ से मेरी ई की वैल्यू आ जाएगी। बताओ ई क्या आएगा यहाँ से? ई गया इधर, लैम्डा आ गया इधर, क्या हो गया? एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। इसी वैल्यू को ले जाके यहाँ पे पुट, तो क्या हो जाएगा? तो मेरा रिलेशन आ जाएगा कट ऑफ वेवलेंथ। तो क्या हो जाएगा भाई? 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर एच सी बाई लैम्डा नॉट। एक एच से एक एच हट गया, लैम्डा नॉट उधर, ये पूरा उधर, और एच डिनोमिनेटर। क्या हो गया? 2m लैम्डा स्क्वायर इंटू सी बाई एच। ये आ गया हमारा कट ऑफ वेवलेंथ का फार्मूला। कौन सा ऑप्शन है भाई? कह रहा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं,
2h/mc नहीं, नीचे एच स्क्वायर है नहीं, नीचे एच चाहिए मुझे, मतलब इसका ऑप्शन है ए। ये हमारा फाइनल कट ऑफ वेवलेंथ था। चलो अगला क्वेश्चन। देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट कोलाइड इन इलास्टिकली, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट बाय विच देयर कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस, कोलिजन इन इलास्टिक है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का तो लॉस होना ही। कह रहा है दो हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, मतलब n बराबर 1 के, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कोलाइड कर गए। तो होगा क्या, जब कोलिजन होगा एनर्जी का लॉस क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा कि जो एक एटम होगा वो क्या हो गया होगा, वो एक्साइड कर गया होगा। आफ्टर कोलिजन एक जो हाइड्रोजन एटम वो क्या हो गया होगा, कोलिजन के बाद होना है क्या, एक्साइट होना, और कुछ नहीं होना है। चलो एक्साइट, पहले इनकी एनर्जी कितनी थी इनिशियल बताओ, इन दोनों की एनर्जी कितनी थी ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी होती है भाई, -13.6, ये तो एक की होती है ना, ग्राउंड स्टेट पे तो यही होती है, और कितने एटम है, दो हाइड्रोजन एटम, तो दो हाइड्रोजन एटम में क्या करना पड़ेगा, इंटू टू, कितना आएगा भाई, 27.2, ये आएगी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही थी। चलिए ये तो बिफोर टकराने से पहले की, टकराने के बाद क्या होगा, एक एक्साइड कर गया कहाँ पे, दो पे, तो एक तो ग्राउंड पे रहा, तो कोलिजन के बाद जो एनर्जी रही, एक की एनर्जी कितनी है, एक की तो -13.6 ही है, प्लस दूसरे वाले की एनर्जी क्या है, तो दूसरे वाले की एनर्जी अगर वो एक्साइड कर गया 1 से 2 पे, तो कितनी होगी भाई, n=2 पे गया तो 2 का स्क्वायर, कितना आएगा ये, -4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, -3.4। एनर्जी कितनी आई हमारी फाइनल, ई फाइनल, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 और 3 17 आ रहा है, कितना आ रहा है, -17 आ रहा है। अब मुझे चाहिए डेल्टा ई, डेल्टा ई क्या होगा भाई, मॉड में लेना है, या फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना, या मॉड में ले सकते थे, -17.2, कितना आएगा भाई, हमसे चेंज पूछा है ना, तो चेंज आ गया, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फाइनल है, कितना है भाई, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। बस ये ध्यान देना था कि जब टक्कर मारे होंगे उसके बाद एक एक्साइड कर गया हो, एक की एनर्जी ज्यादा हो गई होगी, एक की कम हो गई होगी, और कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो, अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 220 इनिशियली occurs, कह रहा है एक न्यूक्लियस है, कह रहा है इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, कह रहा है एक न्यूक्लियस है जिसका मास है 220, ये क्या कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहा है। इफ द क्यू वैल्यू, मतलब जो इसकी क्यू वैल्यू दी है वो कितनी दी है भाई, क्यू वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की बताओ, कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये जो अल्फा पार्टिकल निकला है। बताओ भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन तो क्या है, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व होता है ये, ठीक है, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, क्या फार्मूला है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, जब अल्फा पार्टिकल निकला होगा तो जो न्यूक्लियस बचा होगा वो क्या बचा होगा, तो 20 से कितना आ गया, 216, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 216/220 इंटू क्यू है, ठीक,
क्यू वैल्यू से थोड़ा सा तो कम ही आएगी, 100%। क्यू वैल्यू से थोड़ी सी तो कम आना ही आना, क्योंकि उसमें से अल्फा पार्टिकल, बताओ कितना आएगा ये सॉल्व हो गया, 216 अपॉन 220 इंटू क्यू वैल्यू कितनी है भाई, क्यू वैल्यू 5.5। तो क्या लग रहा है, ये कह रहा है 6, ये बढ़ गई, ये तो होगा ही, कह रहा है बढ़ गई, ये तो होगा ही, बढ़ेगी तो नहीं, तो क्लियर है क्योंकि उसी पार्टिकल से वो निकली। 4.4 तो नहीं आया क्योंकि ये वैल्यू बहुत आसपास है, देखो इसमें डिफरेंस जो है बहुत छोटा है, मतलब ये इसी के जस्ट एकदम आसपास रहेगा, जस्ट आसपास कौन सा ऑप्शन है, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, समझ गए। आप चाहे तो मोमेंटम कंजर्वेशन सब लगा होगा के तो फार्मूला यही आएगा, तो समझ गए, तो फार्मूला यही आएगा आपके लास्ट में, A-4 अल्फा पार्ट, ए क्या होता है मास, अपॉन ए इंटू क्यू है, ठीक है, इस फार्मूले से आप निकाल लें, इसको याद रख लें तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आगे बढ़, कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट इज डबल, कह रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाइव नॉट, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। कह रहा फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है उसको K1 मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या मान लेते हैं K1, और जो नई काइनेटिक एनर्जी उसको K2। और क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया, डबल का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2h न्यू हो जाएगा माइनस वर्क फंक्शन, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू नहीं, इस वाले इक्वेशन से फाई नॉट निकाल, फाई नॉट उधर ले जाओ, K1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस K1, ठीक, या एच न्यू की वैल्यू रख दो, सीधी बात यही है, एच न्यू की वैल्यू रख दो, किसकी, एच न्यू क्या होगा भाई, K1 प्लस फाई नॉट, फाई नॉट उधर चला गया, इसको लाके यहाँ पे पुट कर, 2 टाइम्स एच न्यू की वैल्यू क्या रखनी है, K1 प्लस फाई नॉट माइनस फाइव, यहाँ से सॉल्व कर लो, 2K1 प्लस 2 फाई नॉट माइनस फाई नॉट, तो 2 फाई नॉट से एक फाई नॉट चला गया तो क्या आया फाई नॉट, तो K2 की वैल्यू क्या आई, ऑप्शन आ गया आपका K2, देखो K2 आया, K2 क्या आया, जस्ट डबल है K1 के और प्लस भी है क्या वर्क फंक्शन, मतलब डबल से भी थोड़ा ज्यादा, डबल से भी थोड़ा ज्यादा, कह रहा अनचेंज फालतू बात, लेस देन डबल नहीं, डबल नहीं, डबल मोर देन डबल, ये करेक्ट, देखो डबल डबल भी हुई है और वर्क फंक्शन भी ये K2 है, मतलब डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, आगे बढ़ जाए, चल, कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इमिटेड फ्रॉम एक्स रे ट्यूब क्या होता है भाई, ईवी क्या होता है, SC बाई लैम्डा, यहाँ से देखो जो वेवलेंथ है वो एक्चुअल में किस बात पर डिपेंड करती है, यही तो है, वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब, ये हमारा आंसर है, करंट नहीं वोल्टेज, नेचर ऑफ द गैस, एटॉमिक करंट, कुछ किस पे डिपेंड करेगी भाई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसके अप्लाइड पोटेंशियल पे, ध्यान देना, ये फिर वही क्वेश्चन है भाई, रिपीट हो गया, पिछले वाले लेक्चर में आया, ठीक है, क्या था भाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम एटम दिया हुआ है, कह रहा है दो ड्यूटेरियम कंबाइन हो गए, दो ड्यूटेरियम क्या हो गए, कंबाइन हो गए और क्या बना लिए, कितना आसान है, क्या है भाई, 4 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, चलो 4 इंटू 7 माइनस, कितना आएगा भाई, कितना है इधर, कितना है 2 और 2
4 × 1.1 कितना दिया हुआ है? बस 28 आ गया, 4.4। ये तो सॉल्व किए थे ना, पिछले वाले में था, ये आगे बढ़ जाते। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन में चलिए, बताओ भाई। अगले, ये क्या हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। कहाँ गया? अब कुछ क्वेश्चंस यही के हैं, ठीक है, जो नीट में आ सकते हैं। कुछ मैंने सिलेक्ट किए हुए, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, बताओ। हाँ बताओ, क्या होगा ये? कह रहा है एक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। एच न्यू का मतलब एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ क्या ले लूँ? तो मैं यहाँ वेवलेंथ वाला फार्मूला ले लूँ, -5। ठीक है, कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन होता है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इल्यूमिनेट्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ कितनी थी? एच सी बाई लैम्डा -5 नॉट। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। कह रहा है द सेम सोर्स, कह रहा है सेम सोर्स है, उसको एलिमिनेट किया जा रहा है बाय लाइट सोर्स, लेकिन वेवलेंथ λ/2 है। तो कह रहा है अब नई जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? वेवलेंथ क्या हो गई भाई? एच सी बाई λ/2। λ/2 करोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, -5 नॉट। ठीक है, अब बताओ यहाँ से एच सी बाई लैम्डा -5 नॉट की वैल्यू यहाँ एच सी बाई लैम्डा माइनस क्या आएगा भाई? देखो, अच्छा वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है, कितना है भाई वर्क फंक्शन? अब तो आसान हो गया ना भाई। वर्क फंक्शन दिया हुआ है कितना? वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 1 उधर चला जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को लाके एच सी बाई लैम्डा यहाँ रख दो, तो 2 × क्या हो जाएगा? 3 × 2, और ये -1, 3 × 2 = 6, -1 कितना है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फाइनल। कहाँ है ऑप्शन भाई? अच्छा पहला ही। सॉरी, बस आप इक्वेशन लिखो और उसको मैच कराओ। ठीक है, थोड़ी बहुत एडजस्ट भी करना पड़ेगा आपको। चलो आगे बढ़ते। चलो ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन ईएम वेव इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, इफ द वर्क फंक्शन दिया हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ, वेवलेंथ पूछा, एच सी की वैल्यू दी है, सब तो दिया हुआ है। चलो वर्क फंक्शन कितना है भाई? क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? क्या फार्मूला है? EVS, यही ना? एच सी बाई लैम्डा माइनस की वेवलेंथ दी हुई। चलो E इंटू वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट, तो 2 रखो। मैं वेवलेंथ को अभी मैं एंगस्ट्रम में सॉल्व करता हूँ, ठीक है, बाद में नैनो में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। 12,400 वेवलेंथ, 12,400 जब मैं लूंगा, तो हमें पता है कि जो वेवलेंथ आने वाली है वो किस में आने वाली है? जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, सबको पता है। 5 नॉट, वर्क फंक्शन कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है? 2.14 इलेक्ट्रॉन। जब 12,400 वेवलेंथ किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में। तो एनर्जी किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है? हट जाएगा। बस सॉल्व कर लो इससे, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, मतलब 4.14 हो जाएगा, और इधर है 12,400, वेवलेंथ उधर चली गई, तो 12,400 अपॉन 4.14। तो क्या आता हुआ दिख रहा है मुझे? 300 नैनोमीटर आता हुआ दिख रहा है ना?
क्योंकि ये अप्रोक्स में मुझे आता हुआ दिख रहा है 3000 के रेंज में आता हुआ दिख रहा है, एंगस्ट्रम में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 12400 लिया हुआ। तो अगर ये एंगस्ट्रम है तो नैनो बनाओगे तो कितना हो जाएगा? एक जीरो हटा दो, क्योंकि नैनो में 10⁻⁹ होता है, तो एक जीरो हटा दो यहाँ से। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 300 नैनोमीटर। क्योंकि यहीं से दिख गया था 4 3 12, मतलब तीन ही आएगा, तो तीन एक ही ऑप्शन है, देखो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन photoelectric effect can be suppressed by applying sufficiently negative electron potential to the cell। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा दे तो हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक। A negative electric potential which stop the emission of electron from the surface of photo emissive substance vary linearly with the frequency of incident radiation। अच्छा, क्या कह रहे हैं? निगेटिव पोटेंशियल जो स्टॉप करता है फ्रॉम द सरफेस वेरी लिनियरली करता है। सही बात। फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा है उसका रिलेशन? यहाँ से देखो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये फ्रीक्वेंसी, दोनों स्टेटमेंट है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक्सप्लेन तब करता जब वो बोलता है कि उसको रोक देगा, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसको रोक, उसकी काइनेटिक एनर्जी को, मतलब रोकने का क्या मतलब, जिस स्पीड से वो जा रहा होगा तो उसकी स्पीड को क्या करेगा? रोक देगा। समझ गए? तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। जैसा नहीं, ये बता रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के लीनियरली होता है, ये भी एक स्टेटमेंट है। और ये भी एक स्टेटमेंट है कि वो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के उसको हम सप्रेस कर सकते। सप्रेस का मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम डिक्रीज कर देंगे। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन है बी। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द ऑर्डर ऑफ द विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर वर्क फंक्शन दिया हो तो पहला काम है तुम्हारा वेवलेंथ निकालना। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी? 12400। वर्क फंक्शन कितना है भाई? कितनी एनर्जी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो वेवलेंथ पता है ना किसमें आने वाली? वेवलेंथ एंगस्ट्रम में आएगी, क्योंकि जो इसकी एनर्जी है वर्क फंक्शन है। अरे वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट फाइव नॉट जो भी लिखते हैं तो लिखोगे लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट क्या है? एच सी बाई डब्ल्यू नॉट। और अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 12400। और और क्या लिख दूंगा भाई? जो वर्क फंक्शन होगा वो किसमें लिख दूंगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वेवलेंथ मेरा आता है एंगस्ट्रम में, यही ना आता है। चलो, तो हमारी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एंगस्ट्रम में आएगा, कितना आएगा भाई? 3 4 12, 3 1 3 3 ये आ गया एंगस्ट्रम में। इसी के आसपास कुछ आएगा, 0.33 भी आएगा, उसको छोड़ दो। ये एंगस्ट्रम, अगर मैं इसको नैनो बनाऊंगा तो 413 नैनोमीटर। अब हमें पता है कि विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, बताओ भाई। हमारी जो प्योर है विजिबल रेंज, ये हमारा विजिबल रीजन, ये कहाँ से लाई करता है? 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, ये ना। बताओ कि हमारा आंसर क्या है भाई? 413 है। 413 का मतलब जस्ट इसी के पास है। वायलेट के जस्ट बगल वाले कोई कलर होंगे ना, इतनी दूर तो नहीं जा रहा होगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ है, यहाँ जस्ट वायलेट के बगल में होंगे आसपास कोई कलर, बताओ। वायलेट के बगल में इंडिगो या ब्लू ही हो सकता है, रेड तो कभी नहीं होगा, ग्रीन होगा ही। अच्छा ब्लू है, येलो तो बहुत दूर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लू। 413 इसी के जस्ट आसपास होगी वायलेट के, समझ गए? वर्क फंक्शन दे के भी आपको कलर पूछा जा सकता है विजिबल में, तो अच्छा, ठीक ठाक था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते
मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, पावर इमिटेड है, तो नंबर ऑफ फोटॉन पूछा है, तो क्या होता है पर सेकेंड। नंबर ऑफ पावर का फार्मूला क्या होता है भाई? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्या होती है? एन फोटॉन अगर है एन एच सी बाई लेमडा, ठीक। और हमें फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ नहीं दी है, तो मैं क्या करूं? वेवलेंथ के फॉर्म में ना लिखूं, एनर्जी को लिखूं एच न्यू, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मैं क्या करूंगा? उसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखूंगा, एच न्यू बाई टी, ठीक है। हमसे एन पूछा है, एन, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? पी टी बाई एच इंटू न्यू। पावर कितना है? पावर, पावर दिया हुआ कितना भाई? 2 × 10⁻³ टाइम है 1 सेकेंड, पर सेकेंड नहीं है तो 1 ही सेकेंड। एच कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 × 10⁻14। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो, ये -34 है, ये +14, 14 माइनस हो जाएगा, तो ये 14 निकलेगा तो बचेगा -20, -20 ऊपर गया, +20, 20 से 3 निकल गया, तो कितना बचा? 10⁻17, ठीक। और इधर क्या बचा? 6 6 36, और 6 6 36 और 3 39। मतलब ये अप्रोक्स कितना है? ये अप्रोक्स मैं 40 ले लूँ, अगर 42 लेंगे तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 10⁻70/20, एक जीरो कम कर दूंगा, मतलब 10⁻16/2। इसी के आसपास कोई आंसर है क्या? अब अच्छा है, एक ये क्या, एक 10, 2 5 10, 5 इंटू 10⁻15, कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? एक 10 बाहर कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया 5 × 10⁻15। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है प्लेस किया गया इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मीडियम में रखा गया। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी इंटेंसिटी इतना है, नॉर्मली फॉल कर रहा है, ठीक, और एब्जॉर्ब हो गया कंप्लीटली। क्या हो गया है वो? एब्जॉर्ब का मतलब R0, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। रेडिएशन प्रेशर का फार्मूला क्या है? 1 + R × I/C। अगर एब्जॉर्ब हो गया मतलब रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं, तो रिफ्लेक्टिविटी 0 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि R0 है, तो रेडिएशन पावर कितनी होगी हमारी? I/C, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि उसने 40% एब्जॉर्ब किया, 40% एब्जॉर्ब किया, मतलब रिफ्लेक्ट कितना है किया? 60%, तो आर की वैल्यू 0.6, ध्यान दें। तो चलो, पावर कितना है भाई? हमसे पूछा है रेडिएशन प्रेशर, और वो किसी मीडियम में रखा हुआ है, क्या? तो जब मीडियम में रखोगे तो रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा? इंटू म्यू होता है, तो इंटू क्या आ जाएगा? म्यू। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी आपको दी हुई है, कितनी है भाई? इंटेंसिटी दी है 6 × 10⁸ इंटू म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम में कितना है? 3। सी कितना होता है? 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको हटा दो, ये 3 से 3 हट, आंसर आ गया आपका 6। समझ गए? आगे बढ़े। अगर मीडियम है तो इंटू म्यू कर दो, ठीक है, मीडियम में रखा, उसने बोला पावर बढ़ जाएगी। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी बट नॉट मोमेंटम, क्या भगवान, ये ना लिखा होता तो सही होता। मोमेंटम भी कैरी करता है, सिर्फ एनर्जी थोड़ी कैरी करता है, ये तो रॉन्ग। मास ऑफ फोटॉन इज 0, सही बात है, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या होता है? 0 ही होता है। असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। चलो अगला, ये रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए 450 वॉट लाइट सोर्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब आर की वैल्यू 1 है, मतलब परफेक्ट रिफ्लेक्शन। तो रेडिएशन प्रेशर पूछा है, जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, पिछले ही फार्मूले में 1 + R I/C, आर की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा?
2I/C, और इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन सरफेस एरिया। पावर कितनी दी है यहाँ पे? पावर कितनी वॉट है? 450। एरिया क्या होगा? 4 पाई R² और आर कितना है भाई? आर कितना है आपका? कितने डिस्टेंस पे रखा है? डिस्टेंस है 2 मीटर, तो ये लाके यहाँ पे रखना आई की जगह। तो 2 × 450 अपॉन सी भी है, मतलब 3 × 10⁸ भी है, इंटू 4 पाई भी है, और 2 का स्क्वायर भी। क्या है भाई? 2 का स्क्वायर। तो इसी को आपको सॉल्व करना है। 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 150। 150 2 × 300। 10⁸ ऊपर ले जाओ, कितना हो गया? -8। 4 4 16। 16 इंटू पाई। पाई कितना होता है? 3.14। इसको थोड़ा सॉल्व करो। 16 से अगर मल्टीप्लाई करो, 16 4 × 64। 16 22। दो 16 3 × 48, कितना आया? 50, मतलब अप्रोक्स 50 है। 50 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 6। सही ना? 6 × 10⁻⁻8। ऐसा कौन सा ऑप्शन? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है डी। ठीक है। हम्म, समझ आया? आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, कुछ और भी क्वेश्चन है। कहाँ गए, कहाँ गए ये क्वेश्चन कुछ और। हम्म। चलिए, इसको सॉल्व करें भाई फटाफट। मजा आ रहा है। हम्म। सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए गए हैं भाई। हम्म। सब अच्छे क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। समझ रहे हो? हाँ। चल, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हिंदी तो आसान। ब्रेक डाउन वोल्टेज। जेनर डायोड कह रहा है 3 उसका है, 3 के बाद वो झेल नहीं पाएगा। मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? चलो, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट है। हम्म। अगर इसके अक्रॉस 3 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी 3 ही वोल्ट होगा, सबको पता है। एक वो उसके पैरेलल में। ठीक। आगे बढ़े। 3 वोल्ट है, बताओ इसमें करंट कितनी जाएगी? ये तो आसान है, यही तरीका है सॉल्व करने के एग्जाम में। जल्दी से पहले इसमें करंट निकाल। आई कितना होगा? V/R। आर कितना है? 2 किलो ओम। किलो ओम का मतलब ओम बनाओ। 10⁻³ 2 से डिवाइड करो, 1.5 ऊपर गया। 10⁻³ मतलब मिली एम्पियर हो जाएगा, तो 1.5 मिली। मतलब इससे करंट जा रही है 1.5 मिली। कितने से कनेक्टेड? एक्सटर्नल 10 वोल्ट। 3 इसके क्रॉस है, तो इसके क्रॉस सबको पता है कितना है, क्योंकि दोनों दिस प्लस दिस 10 ही होगा हमेशा, या दिस प्लस दिस करे की बात। तो 7 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस कितनी करंट जा रही है? हमसे आई जेड पूछा। आई जेड का मतलब ये जेनर में पूछ रहा है, इस जेनर डायोड। बताओ ये आई कितना है? अगर मैं इसको I1 ले लूं और इसको I2, तो ये मेरा I2 आया। बताओ I1 क्या होगा? I1 क्या होगा भाई? V/R। कितना वोल्टेज है? 7। 1 किलो है, मतलब 1 × 10⁻³ ऊपर गया -3, मतलब 7 मिली एम्पियर। सोचो, अगर बैटरी से कितनी एम्पियर करंट गई है? 7 मिली एम्पियर। इससे कितनी गई? इससे गई 1.5। तो इससे जो करंट आई है, ये आई है 1.5। अगर पूरी 7 है, 1.5 इधर गई, जितनी इधर कितनी गई? तो इधर तो 4.5 गई, तो दोनों को मिला के तो, अरे 4.5 नहीं, 5.5। क्योंकि दोनों का सम कितना होगा? 7 ही होगा, जिसका मतलब इससे जा रही है 5.5 मिली एम्पियर। कहाँ है भाई? ठीक है। आगे बढ़े।
इसमें भी कुछ जेई के क्वेश्चन आ सकते हैं, बीच बीच में हो सकते हैं, ठीक है। चलो ये बताओ, पैरा फॉर एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड इन वोल्टेज रेगुलेटर इट्स प्राइमरी फंक्शन क्या है। कह रहा है जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है जब वो वोल्टेज रेगुलेट करता है। तो जो क्या करता है भाई, इस क्वेश्चन से देख लो ना भाई, इससे देखो कितना वोल्ट है इसके अक्रॉस कितना वोल्ट है, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट, यही दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखो 3 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस भी कितना है, 3 ही वोल्ट। तो ये क्या मेंटेन रख रहा है, ये जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ लोड, उसके अक्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहा है। डूडो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, लिखा है कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस अप्लाइड लोड, जो लोड लगा हुआ एक्सटर्नल उसके अक्रॉस उसका काम है कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखना। ये हमारा, चलो आगे बढ़ जाओ। सब थ्योरी है, कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई सेमीकंडक्टर में, ठीक है। कह रहे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एन है, ठीक है। कह रहा है एवरेज ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है, वी है, ठीक है। कह रहा है टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, ठीक है। क्या ऑप्शन सही, टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या वो बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट रहेगा, चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो चार्ज कैरियर है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, मतलब एन बढ़ जाएगा। एन बढ़ने से क्या होता है भाई, चार्ज कैरियर बढ़ने से क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है। या तो आप इस रिलेशन से देख लो, ना समझ में आए, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, अगर एन और वी डी एक दूसरे के क्या इनवर्स होंगे, ठीक है। वी डी घटेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वो भी घटती है। ये कहाँ पढ़े हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ई पाउ बाई एम ना। तो ये मसला है। अब ऑप्शन देख लो, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, एन बढ़ जाएगा, मतलब वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी, तो रिलैक्सेशन टाइम भी घट जाएगा। अब देख लो, एन विल इंक्रीज बट वी विल डिक्रीज, एन तो बढ़ रहा है लेकिन वी घट रहा है। डायरेक्ट आगे बढ़े, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। चलो चलो, पी एन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन, अ होल डिफ्यूजेस फ्रॉम पी साइड टू एन साइड इन अ पी एन जंक्शन डायोड, दिस मीन्स दैट, बताओ क्या, अगर कोई होल डिफ्यूज कर रहा है, अगर कोई होल डिफ्यूज कर रहा है कहाँ से, ये हमारा बैरियर है, ये पी साइड है, ये एन साइड है ना। कह रहा है कि अगर कोई चीज, क्योंकि पी में क्या मेजोरिटी में होते हैं होल्स, और एन में क्या मेजोरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। कह रहा है अगर कोई होल इधर से इधर डिफ्यूज कर रहा है, इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया होगा। अब ऑप्शन देखो, कोई बॉन्ड टूटा होगा, बॉन्ड टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, इधर से उधर मूव करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ऑन द पी साइड नहीं, a bond is broken on the n side, ठीक है। when the electron freed from the bond, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जंप कर जाएगा to a broken bond on the p side to complete it। अच्छा, अगला वैसे ऊपर भी जाएगा, a bond is broken on the n side and the electron freed from the bond jumps to the conduction band, नहीं, bond is broken on the n side, ठीक है, and electron freed from the bond jumps to a broken bond on the p side to complete it। हाँ ये एकदम करेक्ट, कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा भाई, जो इधर का बॉन्ड टूटा है होगा पहले, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके उस तरफ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो वो जाएगा इधर वाले की तरफ, उस वाले बॉन्ड को जो होल की वजह से यहाँ क्रिएट हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए, समझ गए। तो होल डिफ्यूज करता है पी साइड टू इन साइड में, इसका मतलब यही है कि बॉन्ड टूटे होंगे और इलेक्ट्रॉन उधर जाके उस बॉन्ड को कंप्लीट कर रहा होगा जो होल इस तरफ टूट के शिफ्ट हुआ होगा, मतलब दोनों तरफ बॉन्ड टूटेगा,
इधर इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होगा, उस बॉन्ड को कंप्लीट करने जाएगा, होल इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, चलो। इन अ पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट। अच्छा, अगर पीएन जंक्शन डायोड पीएन जंक्शन डायोड में कह रहा है अगर वो किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है तो क्या, ये पी है ये है, तो अभी फाइनल आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई? बाहर से कोई क्या है, कोई नहीं लगा, किसी सर्किट से नहीं कनेक्टेड। ऑप्शन पढ़ो, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, पी टाइप साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन द एन साइड, there is an electric field at the junction directed from the n side to p type side। ठीक है, there is an electric field directed from the p type side to n type side। बताओ क्या होगा? तो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताओ। आ रहा है समझ में? हम्म, बताओ क्या पढ़ते हो। इधर क्या होते हैं होल्स मेजॉरिटी में, इधर क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स, और होल्स क्या होते हैं इधर माइनॉरिटी में होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। ठीक। तो जो इनका कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, जो कैरियर्स का चार्ज कैरियर्स जो क्या है, जो इनके चार्ज कैरियर्स हैं उनमें कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है ना, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का किधर इधर ना। तो रीजन क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है किस तरफ भाई, फ्रॉम एन टू पी साइड। ये ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट होती है भाई, एन साइड टू पी साइड। अब उसमें ऑप्शन देखो कौन सा, देखो फट से कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताओ भाई, कितने क्वेश्चन हुए अभी, फटाफट सॉल्व करो। समझ गए? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किधर, इस ड्यू टू कंसेंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। कौन सा ऑप्शन है भाई? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट। समझ गए, ये कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है। चलो, ये तो आसान है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है एक्चुअल में ना। कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है वन अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है भाई, सर्कुलर पाथ मानते हैं 2 पाई r/v। और हमें पता है v किसके प्रोपोर्शनल होता है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के, और जो r होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। अब इसको यहाँ रख, ये कांस्टेंट है, इनको हटा दो, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो v की जगह 1/n रख दो, ठीक है, और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई n³ के। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। बताओ क्या आएगा, रेशियो ऑफ एंगुलर मूवमेंट, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये होता है NH/2 पाई, या इसी को MVR भी लिख सकते हैं ना। चलो, किसके प्रोपोर्शनल है, n के, H/2 पाई तो कांस्टेंट, मतलब L1/L2 जो होगा वो N1/N2 होगा, करेक्ट। किसका रेशियो चाहिए, थर्ड एक्साइटेड का मतलब होता है n=4 ना। सेकेंड एक्साइटेड का मतलब 2 से 3, मतलब n=3। आंसर आ गया क्या है भाई, 4:3। तुम्हारा आंसर आ गया 4:3। ये तो इजी था, आगे बढ़ते हैं। मेरा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमसे पूछा, डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकलता है भाई, डायनेमिक रेजिस्टेंस निकलता है इस पॉइंट का स्लोप निकाल के ना। क्या निकाल के, हमें निकलेगा आर स्लोप से, तो ये डेल्टा वी, और ये क्या है भाई, डेल्टा आई।
तो हमारा जो स्लोप होता है, ये पढ़ा ना, v इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से आर क्या देखते हो, v बाई आई, तो हमें डायनामिक रेजिस्टेंस चाहिए, ये तो ओम्स ला है ना ये। तो यहाँ पे जनरली इसी का हमें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे हमें यहाँ निकालना पड़ता है स्लोप। बताओ स्लोप क्या आएगा, जो स्लोप होगा वही आपका रेजिस्टेंस। स्लोप क्या होगा भाई, क्या होगा जल्दी बताओ, क्या पूछा है। डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट अप्लाइड वोल्टेज 0 पॉइंट, अच्छा है वो यहाँ पे, हाँ स्लोप ही निकलेगा, फिर भी स्लोप ही निकलेगा भाई। कहाँ पे, लेकिन ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 0.7 पे पूछा, मैं 0.8 का निकाल ना। तो बताओ क्या आएगा भाई सॉल्व करके। तो इसी के स्लोप क्या आएगा, जो स्लोप आएगा वही तो आएगा आंसर, आपको बताओ स्लोप क्या है। अच्छा आई उस तरफ है, अच्छा स्लोप एक्चुअल में होता है डेल्टा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ये स्लोप होता है। यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो एक्चुअल में ग्राफ दूसरा है, ग्राफ किसके बीच है, यहाँ पे आई और वी के बीच, अगर वी उधर होता इधर होता, इसका मतलब है कि यहाँ जो स्लोप आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डायनामिक रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप से। चलो तो स्लोप कितना है भाई, डेल्टा आई, डेल्टा आई कितना है 60, 60 - 50, नीचे कितना है 0.8 - 0.6, कितना है भाई, कितना आएगा, -0.6, कितना आएगा भाई, ये आएगा 1/r। ठीक, आर कितना आएगा, आर कितना आएगा भाई, 60 - 50, 10 1/r, तो आर कितना हो गया भाई। अच्छा वो मिली एम्पियर है क्या, वो मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर को एम्पियर बनाना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिली एम्पियर था, ध्यान देना मैंने 1000 ले लिया नीचे क्योंकि यहाँ पे अपॉन 1000 भी था। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आर की वैल्यू आ जाएगी 200/10, आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि ये मिली एम्पियर है, किसमें है भाई ये मिली। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आप पहले देखो, अगर हम इस वाले भूल जाओ, इस वाले रिलेशन से चेक कर लो क्रॉस, आर क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, मतलब जब वी और आई का ग्राफ होगा तब स्लोप आएगा डायरेक्ट, लेकिन अगर आई को वाई एक्सिस पे रख दिया कर, ध्यान देना वी और आई कहाँ पे, अगर आई एक वाई एक्सिस पे है तो फिर स्लोप के इनवर्स आएगा डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या आएगा भाई इसका। कौन सा कंडक्टर है भाई, कौन सा कंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्या है, इंट्रिंसिक में क्या होता है भाई, एन ई बराबर एन एच होता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक होल क्रिएट करेगा, ये प्योर सेमीकंडक्टर, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे। तो चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो पी टाइप, मतलब अगर वो इंट्रिंसिक है तो इंट्रिंसिक में एन ई बराबर एन एच होगा, बाकी तो में एन टाइप है पी टाइप है, वो होता है एक्सट्रिंसिक में, जब वो एक्सट्रिंसिक बोलेगा तब वहां पे आएगा, जब उसमें डोपिंग कर दी जाएगी, जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाएगी। तो एन टाइप में क्या होता है, एन ई एन एच से बड़ा होता है, और पी टाइप में क्या होता है, एन एच बड़ा होता है NH से ना।
मेजॉरिटी चार्ज के केस होते हैं। ठीक, ये एक्सट्रिंसिक में ऐसा होता है, इंट्रिंसिक में तो एन ही बराबर एन एच ही होता है। सेम वही क्वेश्चन देखो फिर वही डायनामिक रेजो, फिर आई को कहाँ लिया आपको? जो स्लोप होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, अगर v इधर हो जाए और आई इधर हो जाए तो स्लोप डायरेक्टली हो जाएगा किससे? तो बताओ, जीरो यहाँ, इस हमें यहाँ का स्लोप चाहिए बस। ये हमारा है डेल्टा वी और ये हमारा है डेल्टा आई। तो स्लोप क्या है भाई? डेल्टा आई। तो डेल्टा आई कितना होगा? डेल्टा आई है डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/r। तो डेल्टा आई कितना है? 25 - 20। और ध्यान देना वो मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर का मतलब साथ में 10⁻³ भी है। और डेल्टा वी कितना है? 0.1। ये है 1/r। ये 1000 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 इधर हो जाएगा, आर उधर चला जाएगा, ये तो ये नीचे आएगा ना, ये 100 इधर चला जाएगा तो 100 वन से 100 हो जाएगा। और 25 - 25 यहाँ से भी कितना आया? इसका भी आंसर 20 ही आया। इसका भी आंसर बस ध्यान देना है कि आई और वी, अगर वी वाई एक्सिस पे होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा, फिर याद रखना। चलो, कह रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा एन टाइप जर्मेनियम, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी है। कह रहा होल के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दो, लिखा है ना, होल के इफेक्ट को क्या कर दो? नेग्लेक्ट कर दो। हमने कंडक्टिविटी का फार्मूला पढ़ा था क्या? एन ई इंटू एच ई, अरे एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच। और बाहर क्या होता है? ईटा। बस हमें क्या करना है, हमसे क्या कह रहा है? हमें पूरा फार्मूला लेना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें होल को नेग्लेक्ट किया, तो क्या करो सीधा एन ई इंटू म्यू ई इंटू ई दे दो। ये कंडक्टिविटी का फार्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, कह रहा होल्स को आप नेग्लेक्ट। तो चलो, कंडक्टिविटी कितनी है? 5। यूनिट ध्यान देना, ये भी सेंटीमीटर में है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमसे क्या है? इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन। इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं कि नहीं इंटू कितनी है भाई मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी कितनी है? 5000। ठीक, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका फार्मूला है, तो यहाँ से एनी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 5 से जाए तो डिवाइड कितना आएगा? 1000। तीन पावर कम कर दो, 1 अपॉन कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻16, क्योंकि तीन और कम हो गया ना, -16, -16 ऊपर गया, +16, 10 सेपरेट कर लो और 15 अलग कर लो। 1.6 तो 6 इंटू 10⁻14, ऐसा कोई ऑप्शन है? हम्म, क्या लग रहा है तुम्हें, कितना है? कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई? 100, 16? 1000, 16 ऊपर गया, 15 कर दी। हम्म, क्या आंसर आ रहा है भाई? 10⁻14 में आ रहा है। देख लो, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, मैच कर रहा है। हम्म, हाँ सही तो है। ये कितना आएगा? ये 100, ये 16, 16, हाँ ये तो आ रहा है। पहला 16 6 96, 16 2, हाँ सही है, पहला ही तो आ रहा है। चलो अगले पे आ जाते हैं। कभी कभी हो सकता है ये मेंशन ना हो, तो आप जर्मेनियम और सिलिकॉन का याद रखें ना। इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन, बताओ क्या है?
क्या होगा भाई? दो डायोड है, तुम्हें पता है ये 15 वोल्ट है, ये 0.3 है, 0.7। कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कौन है भाई? ये दोनों सीरीज में है। कौन? और हमें पता है वोल्टेज सीरीज में कैसे, सीरीज में करंट सेम होती है ना। और रेजिस्टेंस जो है वो किसमें है? सीरीज। और सीरीज में करंट क्या होती है? सेम होती है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है यार? जब करंट सेम है तो जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। अब नेट वोल्टेज कितना आ गया? ये 15 वोल्ट है इनके। ये वोल्टेज जो अपोजिंग वोल्टेज है, तो पहला जो हमारा V आएगा, V अक्रॉस R प्लस V अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, दोनों का सम जो होगा वो एक्चुअल में इनको माइनस करना पड़ेगा। 15 माइनस 0.3 माइनस 0.7, एक्चुअल में जो दोनों का सम होगा वो 14 वोल्ट के बराबर है। समझ गए? +3 ये प्लस, तो मतलब ये 14 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा। समझ गए? और हमने यहाँ निकाल लिया कि जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमें पूछा है लोड के अक्रॉस, जो जिसके प्रोपोर्शनल होगा उसको ऊपर अपॉन टोटल। टोटल में क्या है? दोनों रेजिस्टेंस। 2.5 इंटू 1.5 इंटू 14 कितना आया? 2.5/4 इंटू 14 कितना आया? 35/4। 8 पॉइंट समथिंग है क्या? अच्छा, दो ऑप्शन है क्या? कितना आ रहा है भाई? 4 8 जा 32, बचे कितना? 3। 8.7। ये हमारा फाइनल है। ये भी जेई का क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है। कुछ कुछ है इसमें, बीच बीच में भी जेई है, सारे नहीं है लेकिन है कुछ। पिछले वाली स्लाइड में तो सब जेई थे जो 8 9 थे। इसमें भी कुछ है 4। चलो, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट इन मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। सर एकदम सही बात। डिफ्यूजन करंट क्या होता है भाई? डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है अगर फॉरवर्ड बायस। ठीक है। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ये रॉन्ग लिखा हुआ है ना। ये जो गड़बड़ लिखा है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग। ये उल्टा होता है। ये एक्चुअल में पी साइड टू एन साइड होता है, तो मतलब ये रॉन्ग। अब तो मिल गया असर्शन करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। हमारा ऑप्शन है बी। फॉरवर्ड बायसिंग में पता है डिफ्यूजन करंट ज्यादा ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एंड मोमेंट of a moving body of mass m are related by some equation given that c represents the speed of light. Identify the correct। मैं डायमेंशनली करेक्ट करो इसको आपको डायमेंशनली सॉल्व करना पड़ेगा। डायमेंशनली यहाँ ई है। बताओ एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एनर्जी का होता है ml²T-2। ठीक है। P इंटू सी स्क्वायर। P मोमेंटम है, P इंटू सी स्क्वायर। ध्यान देना, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब ml t-1। और वेलोसिटी क्या होती है? LT-1 का होल स्क्वायर। क्या इसका डायमेंशन इसका भी स्क्वायर है? हर तरफ स्क्वायर। क्या ये तभी करेक्ट होगा? ये मतलब ये एनर्जी का स्क्वायर, और जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही इसका भी होना चाहिए, वही इसका भी होना चाहिए। अब क्या होगा? क्या ये और ये सेम तुम्हें दिख रहे हैं? नहीं है सेम। क्यों? यहाँ पे एम स्क्वायर है देखो, और यहाँ पे सिर्फ एक एम है, इसमें एम है ही नहीं। इसका मतलब है कि पहला दूसरा तो होगा ही, डायमेंशनली ही इनकरेक्ट। अब आते हैं तीसरे चौथे पे। हमें ये वाला नहीं चेक करना है। यहाँ भी देखो, ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, पी स्क्वायर है, सी स्क्वायर। हमें ये वाला चेक करना है। ये दोनों में से कोई एक उठा लो। चलो इसको ही ले लेते हैं। क्या है? एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का मतलब एम स्क्वायर। सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या होता है? सी की पावर 4 है, मतलब LT-1 की पावर 4। क्या आएगा भाई?
एम स्क्वायर एल की पावर 4 t - 4, ये आ रहा है पूरा डायमेंशनल फार्मूला इस तो। अच्छा ई स्क्वायर का क्या है? ई स्क्वायर का देखो यहाँ से एम स्क्वायर एल की पावर 4 t - 4, देखो सेम है ना। इसका मतलब ये वाला तो होगा ही नहीं, फिर इसका मतलब यही हमारा करेक्ट, मतलब पी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला हो। पी सी स्क्वायर वाला नहीं है, मतलब पी स्क्वायर सी स्क्वायर मोमेंटम है, ये मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सी का मतलब एल t - 1। बस ऑप्शन मिल गया, मैं तो क्रॉस तुम्हें ऐसे ही बता। एल की स्क्वायर यहाँ से, एल स्क्वायर यहाँ से, एल की पावर t - 2 यहाँ से, t - 2 यहाँ से, t - 4। देखो ये और ये सेम ही है ना, तो डायमेंशनली करेक्ट होता है। अगर आपने ये डायमेंशन अच्छा से आता है, आप यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत अच्छे से भरो। यूनिट एंड मेजरमेंट और सेमी कंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स, आपको 8-9 क्वेश्चन मिल जाएंगे सिर्फ यहीं से, आउट ऑफ 45, 8 to 9 क्वेश्चन। यूनिट एंड मेजरमेंट, सेमी कंडक्टर एंड मॉडर्न बहुत अच्छे से पढ़ो, इजी है, पढ़ लोगे। 8 to 9 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। चलो एफ एम इफ एम नॉट इज द मास ऑफ आइसोटोप। अच्छा बोरान है, आइसोटोप दिया हुआ है, कह रहा है एम पी एन एम एन आर का, तो बोरान है 5p2 है। चलो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने भाई? क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन है 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। जिसका मतलब ये जो होता है, ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो। अब देखो ऑप्शन में जी तो फार्मूला पूछ रहा है भाई बाइंडिंग एनर्जी का, क्या है? 5 MP, 5 प्रोटॉन ही है ना, इनटू क्या है मास ऑफ ईच प्रोटॉन, 7 into मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम नॉट। एम नॉट किसका? आइसोटोप। इनटू क्या करते हो? सी का स्क्वायर। यही तो करेक्ट है, ये तो हो नहीं देखो ये गड़बड़, क्या है फार्मूला देख रहा है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये तो एकदम ही बकवास लिखा है, ये माइनस ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एकदम ही बकवास लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो ठीक। तो जितने प्रोटॉन है जितने न्यूट्रॉन है उसको क्या करना है? उसके मास से मल्टीप्लाई करना है, माइनस मास ऑफ द आइसोटोप जो उसका आगे बढ़ जाती है। तो फार्मूला है there in a photoelectric setup as the frequency of incident radiation। पहले फार्मूला क्या होता है इस टॉपिक पोटेंशियल में? एच न्यू माइनस वर्क, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। कह रहा है फ्रीक्वेंसी अगर ट्रिपल कर दी जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 टाइम्स हो जाता है। कह रहा है कि अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 टाइम्स हो जाता है, अगर मैं क्या करूं? फ्रीक्वेंसी को 3 टाइम्स कर दो, यहाँ फ्रीक्वेंसी तो ये 3 टाइम्स करोगे तो 3h नहीं हो जाएगा, -5 नॉट। ये इक्वेशन 1 है। अच्छा इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है बस, जो हमारे फार्मूला है। अब आते हैं अगले पे, कह रहा फ्रीक्वेंसी को अगर क्वाड्रपल कर दिया जाए तो देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम, तो हमारा जो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल है ई वी एस डैश। फ्रीक्वेंसी को क्वाड्रपल में 4 टाइम्स कर दिया गया तो 4 टाइम्स हो जाएगा ये इक्वेशन। हमसे वी एस डैश पूछा, ये जो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये पहले वाले के कितने टाइम्स हो गया? 11/2, 3 या 16/3 या 6 क्या होगा? ये आपको बताना। अब मैं क्या करूं? इसको अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एच न्यू। क्या मिल जाएगा? क्योंकि मुझे वी एस डैश को वी एस के फॉर्म में चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्योंकि ये जो है ना वो 11/2 वी एस है और वो 3 वी एस है, तो मुझे ये हटाना है एच न्यू को और 5 नॉट, क्या लाना है? वी एस। अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं तो देखो ये 4 ई वी एस से ई वी एस चला जाएगा, तो क्या बचेगा?
3 EVS। फाइव नॉट से फाइव नॉट गया, एच न्यू से एच न्यू जाएगा तो 2 H न्यू बचेगा, 3 से 1 निकल गया। तो ये मुझे मिल गया एच न्यू, यहाँ से एच न्यू की वैल्यू आ कितनी आ गई, 3/2 EVS। ये मुझे एच न्यू मिल गया, यहाँ से डिवाइड कर इसी को मैं लाके यहाँ पे लेकिन मुझे फाइव नॉट भी चाहिए। अगर मैं इसी एच न्यू को वापस कहाँ रखूँ, क्योंकि मुझे उसी इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो तो भी आ जाए, कोई मसला है, क्योंकि तुम इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हो, वैसे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइव नॉट और एच न्यू निकालता हूँ, समझ गए। इसको मैंने वहां पे रख दिया पहले में, तो क्या बनेगा भाई, EVS। एच न्यू की जगह क्या रखना है, 3/2 EVS माइनस फाइव नॉट इधर, EVS इधर। तो फाइव नॉट क्या आ जाएगा, 3/2 EVS माइनस EVS कितना है भाई, ये आगे हाफ EVS। वहां पुट करना है इनको, इन इसको और इसको लाके इसमें रख, किस वाले में, इस वाले इक्वेशन। अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, EVS डैश 4 टाइम्स एच न्यू कितना है भाई, एच न्यू है ये, को लाके यहाँ रख, कितना हो गया है, 3/2 EVS माइनस फाइव नॉट वहां आ चुका है, फाइव नॉट कितना है, EVS/2। डिनोमिनेटर सेम है, 4 3 12 EVS माइनस EVS कितना आ गया, 11 EVS/2। और यहाँ से आया EVS टेस्ट, ई से ई हटा दो, कितने टाइम्स आया भाई देखिए, कितने टाइम्स आया स्टॉपिंग पोटेंशियल, 11/2 टाइम्स, 11/2 कितना आंसर है भाई, 11/2 टाइम्स आपका VS मटेरियल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है। बस आपको पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एच नी और फाइव नॉट निकाल के यहाँ रख दें। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन बचे। सोडियम एंड कॉपर है वर्क फंक्शन, दोनों का वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। वर्क फंक्शन क्या होता है भाई, HC/λ0, यहाँ से दिख रहा है जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, या इसी को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एच न्यू नॉट भी लिखते हैं ना, क्योंकि हमसे वेवलेंथ की बात करते हैं, हमसे फ्रीक्वेंसी की बात नहीं है। इसका मतलब है कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा λ1/λ इनवर्स रिलेशन, तो क्या लिखा जाएगा, 5/2 लिखा जाएगा। 5/2 क्या है, 4.6, और 5/1 कितना है, 2.3। तो 2:1 आ गया, 2:1। ठीक है, ये तो इजी था, ये तो इजी था ना भाई, आगे बढ़ जाए। क्या इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मेटल विद मिनिमम वर्क फंक्शन। सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन क्या है बताओ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक। बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ है, बताओ क्या होता है, वी नॉट क्या होता है भाई, वी नॉट क्या होता है, EVS इज इक्वल टू एच न्यू ना, एच न्यू बाई ई माइनस पाई नॉट बाई, ठीक, यही होता है। अब बताओ, अगर तुम ग्राफ ड्रा करोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो इधर है, इधर क्या आपका स्टॉपिंग, अगर मैं ग्राफ इंटरसेप्ट किसका ज्यादा, ये आएगा इधर टकराएगा, ये आएगा इधर टकराएगा, ये आएगा इधर टकराएगा, कुछ ऐसा ग्राफ है, करेक्ट। जो इसका इंटरसेप्ट ये है, यही ना, देख लो, ये ये पहले वाले का φ0/e है, देखो निगेटिव यही तो है, ये है y, ये है mx प्लस c, तो c नेगेटिव है ना, इंटरसेप्ट हमारा φ0/e है। अब देखो ये वैल्यू है किसकी,
ये वैल्यू है इसकी जेड की, ये वैल्यू है वाई की, ये वैल्यू है इसकी। बताओ किसका इंटरसेप्ट ज्यादा है? किसका इंटरसेप्ट ज्यादा है बताओ। इंटरसेप्ट ज्यादा है एक्स, एक्स का ज्यादा है ना भाई। एक्स का इंटरसेप्ट क्या है? ज्यादा है। तो बताओ किसका मेटल ऑफ मिनिमम वर्क फंक्शन, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा, उसका मतलब उसका फाई नॉट बाई ई ज्यादा होगा, तो उसका मतलब उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो सबसे मिनिमम पूछा है किसका ज्यादा होगा, मतलब इंटरसेप्ट जो तुम्हारा है वो एक्चुअल में वो है फाई नॉट बाई ई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। तो जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा उसका, क्योंकि ये तो सबके लिए कांस्टेंट, तो जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मिनिमम वर्क फंक्शन। तो सबसे मिनिमम किसका वर्क फंक्शन है, जिसका इंटरसेप्ट सबसे कम हो, तो वो कौन है, वो जेड। आगे बढ़ जाए। चलो, डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक्स a transition from the upper level to lower level। बस ये तो आसान है। डेल्टा ई तुम्हें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, एच न्यू के बराबर। डेल्टा ई कितना है भाई, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर है एच न्यू। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इसको जूल बनाओ, 10⁻⁹ अपॉन एच। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा, एच क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। -34 ऊपर जाए, तो इसको ट्राई करो, 16 3 जा 48, 3.68, नीचे है 6.6 इंटू 34 ऊपर गया, कितना बचा, 19 बचा। मतलब अगर ये वैल्यू छोटी है, वैल्यू छोटी है मतलब एक जीरो इसको दे दो, 5 4, मतलब आंसर क्या आता हुआ दिख रहा। अगर मैं एक जीरो इसको दे दूं, कितना हो जाएगा, 368, और नीचे 66। कितनी बार टेबल जा रहे हैं भाई, 5 बार जा रहे हैं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है 4, 4 था। देख लो, कैलकुलेशन देख लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज 15 वोल्ट। अच्छा, इसके बीच तुम्हें वोल्टेज जो दिया, कह रहा जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का ब्रेक के बाद वो 10 वोल्ट तक वो सेफ, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, अच्छा ये 10 है तो इसके अक्रॉस भी कितना आएगा, तो बताइए इसके अक्रॉस वोल्टेज मेंटेन, इसका काम ही है इसके अक्रॉस वोल्टेज को मेंटेन रखना। तो इसके अक्रॉस भी 10, ये 10 है तो 10 टोटल 15 है, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा, इसके अक्रॉस आएगा 5, तो आर के अक्रॉस आएगा 5 वोल्ट। आगे बढ़ जाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है एच न्यू माइनस, किस बात पे, ये फ्रीक्वेंसी ना। फ्रीक्वेंसी बोल दो, काइनेटिक एनर्जी बोल दो, एक ही बात। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन है भाई, इंटेंसिटी पे तो नहीं करता, इस पे तो करेक्ट करते। नंबर ऑफ इमिटेड नहीं, नंबर ऑफ इंसिडेंट नहीं। अगला, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या है भाई, रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना, हाउ मेनी photons nearly per square meter are incident on the earth per second, assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer। अच्छा, आपको वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी है भाई, 550 नैनोमीटर। आपको एनर्जी फ्लक्स मतलब इंटेंसिटी दी हुई है 1.388, या इसको 1.4 ले लो अप्रॉक्स, ठीक है।
वॉट पर मीटर स्क्वायर। इनसे पूछा गया हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। चलो, फिर वही फार्मूला भाई, कोई दूसरा फार्मूला थोड़ी है। पावर का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन, यही ना। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। अगर मैं ऊपर नीचे क्या कर दूं, एरिया से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरी बन जाएगी इंटेंसिटी। तो क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। खत्म। वैसे भी इंटेंसिटी का यही फार्मूला होता है। इंटेंसिटी दिया, मैं उसको 1.4 लिखना हूँ, इंटू 10 की पावर 3। एनर्जी क्या होती है? Hc। और एरिया क्या लेना? और नंबर ऑफ फोटॉन कितने? इंटू एन। यहाँ इंटू एन भी तो लगाना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे आ गया एन इंटू। एनर्जी का फार्मूला होता है Hc/λ। Hc/λ। एच क्या है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34। सी कितना होगा? वेवलेंथ कितनी है? 550 नैनोमीटर है, मतलब 10 की पावर -9। एरिया भी 1 लेना है, लिखा है ना। पर स्क्वायर मीटर मतलब एरिया 1, पर सेकेंड मतलब टाइम भी 1, मतलब इंटू 1 यहाँ से एन की वैल्यू आएगी, बताओ क्या आएगी। 8 नीचे लाओ, कितना हो जाएगा? अच्छा 9 ऊपर लेके चलेगा, 9 और 8 17। 17 ये +34, -34 से 17 निकल गया, कितना बचा? -17 बचा। नीचे आया +17, उधर गया 17 और 3 20 हो गया। तो मैं अब सिर्फ नंबर बचा मेरे पास, और साथ में 10 की पावर 20, साथ में क्या है? 550। ये उधर चला गया। 3 6 18, 3 6 18 और 119.8, और साथ में कितना बचा? मैंने कहा 10 की पावर 20 बचा। इसको 20 ले लो, 20। क्या ले लो? इसको 20 ले लो, जीरो हटा दो, 2 7 सा, 7 5 सा 35, 7 5 35 और 3 38, 3.85 इंटू 10 की, इसी के आसपास कोई आंसर होगा। हाँ 21 आ रहा है। देखो भाई कहाँ मसला हुआ। 9 ऊपर गया, 17 हो गया, 17 3 20। हम्म। देख लो एक बार, कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? आंसर इसका मतलब यही आ रहा है। कहीं तो गड़बड़ है कुछ। देख लो एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, तुम पे छोड़ दूं। चलो चेक कर लेना, फार्मूला ये है, ठीक है। An electron is moving with an initial velocity this in magnetic field, मतलब जो वेलोसिटी है वो फील्ड के डायरेक्शन में है, तो उस पे जो नेट फोर्स लगेगी वो तो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि फार्मूला है v क्रॉस v। थीटा अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो आएगा, तो उस पे फोर्स लग ही नहीं रही है। सेम डायरेक्शन में फोर्स तो जीरो आ जाएगी। अगर फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो का मतलब एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब v कांस्टेंट हो गया। और अगर v कांस्टेंट हो गया, हमसे पूछा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है भाई? h/mv। और जब v कांस्टेंट है तो बदलेगा ही नहीं, इसका मतलब वो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो इसका बता। ये ग्राफ का क्वेश्चन आपको पता होगा। वी आई कैरेक्टरिस्टिक सोलार सेल में कहाँ लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट? किधर ना? यही ना पड़े ना भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। सारे ग्राफ याद रख लो। और कौन किस बाइसिंग में काम करता है? सोलार सेल, फोटो डायोड ना। ये किस पे काम करते हैं? जेनर डायोड ना। ये सब किस पे काम करते हैं? फॉरवर्ड पे, रिवर्स पे, या कोई नो बाइसिंग भी तो है। वो तीनों आप याद रखो, कौन फॉरवर्ड बायस पे काम करता है, कौन रिवर्स पे काम करता है, कौन इसमें बायसिंग नहीं रहती।
इन अ पीएन जंक्शन डायोड। एलईडी किस पे करता है? एलईडी पढ़े हो ना? फॉरवर्ड पे की रिवर्स पे? सोलार सेल। ये सब याद रखो। इन अ पीएन जंक्शन डायोड राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा बताओ? क्या इफेक्ट होगा? हमें पता है अफेक्ट्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओवरऑल पीएन जंक्शन डायोड की जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अफेक्ट होती है। मैं बताओ क्या होगा अगर वो टेम्परेचर बढ़ाने पे? क्या होता है बताओ? क्या कम होता है, क्या घटता है, बताओ जल्दी। हम्म। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? वी क्या होता है भाई? घट जाता है। वी क्या हो जाता है? घट जाता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? वी घट जाता है। या ऐसा भी कह सकते हो रिवर्स सेचुरेशन करंट बनने लगती है ना। वी घटने पे क्या होता है भाई? रिवर्स सेचुरेशन करंट बढ़ने लगती है। मतलब ये अफेक्ट करेगा पूरी ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को। किसके? पीएन जंक्शन को। कह रहा है अफेक्ट्स ओनली फॉरवर्ड, नहीं अफेक्ट्स ओनली रिवर्स, नहीं डज नॉट अफेक्ट, नहीं ओवरऑल सारी चीजों पे वो अफेक्ट करेगा। ओवरऑल उसकी जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है सब अफेक्ट होंगे उससे। कह रहा है हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया दो फ्रेगमेंट में, जिसके सरफेस एरिया दिए। कह रहा है रेशियो ऑफ स्पीड बताओ। बताओ मोमेंटम कंजर्व में क्या होगा? v1/v2। मोमेंटम कंजर्व में क्या होगा भाई? m1v1 बराबर m2v2। तो m1v1 बराबर m2v2 करोगे तो ये तो आएगा मोमेंटम कंजर्व। अब हमें पता है कि जो r होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास की पावर 1/3 के। तो मैं क्या लिखूंगा? और यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ r1/r। क्या दिया हुआ? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो हमारा जो आर स्क्वायर है वो एक्चुअल में किसके प्रोपोर्शनल? r1² अपॉन r2²। 9:25 के। तो हमारा r1/r2 कितना आ जाएगा भाई? 3/5 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ रख r1/r2 प्रोपोर्शनल में मास को m1 से रिप्लेस कर तो कोई मसला नहीं। 1/3 r1/r2 वहां से उठाओ, यहाँ रखो 3/5 इक्वल रख लो। चलो m1/m2। अगर मैं इधर 1/3 हटाऊंगा तो इधर क्यूब करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्यूब करोगे तब ना वो 3 हटेगा। m1/m2 आ गया तो m2/m1 कितना होगा? हमें यहाँ m2/m1 रखना, उल्टा करना पड़ेगा। मतलब 5/3 का क्यूब करना पड़ेगा। 125 × 27। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारा फाइनल आंसर है जी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स करता है। बैरियर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल बैरियर जंक्शन है, कितनी डोपिंग हुई है, कितना टेम्परेचर है, कौन से मटेरियल का सेमीकंडक्टर, ऑल ऑफ दिस सब पे डिपेंड करता है। बैरियर पोटेंशियल जो है सब पे डिपेंड करता है। ये हमारा था, आज हमारा कंप्लीट हो गया क्या मॉडर्न फिजिक्स ना। पहला लेक्चर हमने लिया था, आज हमारा दूसरा लेक्चर। ठीक है, आप वो चीजें याद रखें कि कौन फॉरवर्ड वे काम करता है और उसके ग्राफ कैसे होते हैं ना। एलईडी किस पे काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग पे या रिवर्स पे, ये सब याद रखो आप। सोलार सेल किस पे काम करता है, डायोड किस पे काम करता है, समझ गए? तो तीन चीजें हैं, एक डायोड, एक एलईडी और एक सोलार सेल। इसमें से एक फॉरवर्ड बायस पे काम करता है, एक रिवर्स पे काम करता है, एक में नो बायसिंग होती है। आप ये तीनों याद रखना भाई। चलो, खत्म किया जाए आज। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।